students, good morning everyone. How are you all? Very nice, very nice. Oh, चैप्टर का नाम देखा? Yes, this is cell cycle and cell division, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हो और बहुत से क्वेश्चंस यहाँ से जो आते हैं आप उन्हें कई बार गलत कर बैठते हो, लेकिन आज की क्लास के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर विद ट्रिक्स याद हो जाए और आप पेपर में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। लेकिन मुझे आपकी भी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है क्योंकि आपको एनसीईआरटी रीड जरूर करनी होगी। यस, हर बार मैम यही बोलती है एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, क्योंकि बच्चा अगर मेरे पढ़ने से आपके मार्क्स आ जाते तो बात ही क्या थी, राइट? आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़नी ही पड़ेगी, राइट? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई होप आप लोग को लास्ट क्लास पूरी तरीके से समझ में आई। आप लोगों ने और भी क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे, दैट्स वेरी गुड, शाबाश। जब आप लोग हाथ खड़ा करते हो और हाँ बोलते हो तो दैट्स, आई फील वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। ओके, तो आज का जो चैप्टर है बच्चों, द सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, मैं कुछ ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगी आपके साथ एक क्वेश्चन के साथ। हम लोगों ने ये पढ़ा है दैट एवरी इंडिविजुअल स्टार्ट्स इट्स लाइफ विद अ सिंगल सेल, राइट? कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ सिर्फ एक सेल से स्टार्ट होती है एंड दैट सेल इज जाइगोट, राइट? अब ये जाइगोट डिवाइड करके एक पूरा की पूरा इंडिविजुअल कैसे बना लेता है, दैट्स द पॉइंट, राइट? यही है हमारा चैप्टर, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। ठीक है, आपका एक सेल जो कि ग्रोथ करता है और डिवाइड करता है एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स and millions of cells of your body, this is just because of cell division, right? चलिए, बहुत अच्छा बच्चों। अब बात ये है कि क्या हमारे बॉडी के सभी सेल्स डिवाइड करते हैं? हमारे बॉडी के सेल्स जो डिवाइड नहीं करते उनका क्या? या फिर क्या कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें ये सारे सेल्स डिवाइड करते हैं? तो यस बच्चों, देयर इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स जहां पे एक सीक्वेंस है जहां पे सबसे पहले सेल का जीनोम, सेल का डीएनए, सेल का जेनेटिक कंटेंट पहले डबल होता है और फिर सेल ग्रो भी करता है, उसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है एंड देन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स। आर यू क्लियर? यस, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। तो अब हम लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग वो सभी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने का चांस है या फिर क्वेश्चन आ सकता है, राइट? आप लोगों ने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के अंदर पढ़ा होगा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन पढ़ा था ना बच्चों? ये दोनों वर्ड्स आपको फिर से मिलेंगे इसी चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर, प्लीज उसको ध्यान से पढ़िए, राइट? चलिए, हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, दैट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मेनली देयर आर 2 फेजेस, नंबर 1 इज इंटरफेज एंड नंबर 2 इज एम फेज। बच्चों, वैसे तो इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं कि इसमें आराम कर रहा है सेल, बट देयर इज नो आराम, पूरा के पूरा प्रिपरेशन। देखिए, जब आपको कोई पार्टी करनी होती है तो एंड में, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है? बर्थडे पार्टी में मेन काम क्या है? टू कट द केक, राइट? लेकिन वो कितने टाइम के लिए होता है? केक कितनी देर में काट लेते हैं आप लोग? 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट्स। लेकिन उस केक काटने तक का प्रोसेस, उससे पहले वाला प्रोसेस जिसमें आप बलून्स भी फुला रहे हैं, रूम डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है, गेस्ट को ला रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, वो सारा काम वो किस में होता है बच्चों? दैट अकर्स इन इंटरफेज, दैट इज योर रेस्टिंग फेज, बट द बिजीएस्ट फेज, राइट? इसमें पूरा काम हो रहा है। लेकिन जहां पूरा ड्रामा होता है, जहां आप केक लगाते हो मुंह पे, और वो तो केक कटने के बाद ही होता है ना बच्चों, सो इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। विच फेज? द एम फेज। समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज एंड एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, राइट? चलिए, बहुत अच्छे। इंटरफेज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, G1, जी हाँ बिल्कुल G1, S एंड G2, ठीक है? अब देखिए, ये एक साइकिल है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे सीधे सीधे एक चार्ट है, ऐसा नहीं है, इट्स अ साइकिल। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या आया? G1, G1 से कौन आएगा? S, S से फिर G2, G2 से M, and then again G1. There is a cycle.
देयर इज अ साइकिल। तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो आपका जीवन फेज है, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकती दैट इट इज द ट्रांजिशन, ये बीच में आ रहा है किसके, ऑफ योर एम फेज एंड एस फेज। बात समझ में आ रही है? जीवन किसके बीच में आ रहा है, एम और एस के बीच में, एस किसके बीच में आ रहा है, जीवन एंड G2। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है जहां पे आप लोग मेरे बच्चे क्या करोगे, सिर्फ साइकिल ड्रॉ कर लेना, जीवन से शुरू करना है, हर किसी का जीवन ही शुरू होता है, ठीक है। तो जीवन S G2 M, यहां से आप कौन किसके बीच में आ रहा है, ऐसे पूरा सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये वाले बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है। अब S फेज क्या है बच्चों, S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। S फेज किसको बोलते हैं बच्चों, इट इज द सिंथेसिस फेज, जहां पे किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये वाला पॉइंट याद करने पर कई क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए, इस फेज के अंदर हो रहा है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। यस, आपको एक सेल से 2 सेल बनाने हैं, एक ही, अगर आपके पास एक ही मतलब कॉपी है, एक ही कंटेंट है ऑफ योर डीएनए, तो आप 2 सेल को कैसे दोगे, नहीं दे सकते। यस, सो वी हैव टू रेप्लिकेट इट, वी हैव टू डुप्लीकेट इट। और ये काम कहां पे होता है बच्चों, इट अकर्स इन न्यूक्लियस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट अकर्स इन न्यूक्लियस। यस, next is centriole duplication, that also occurs in S phase, but it occurs in which place, कहां पे हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। दैट इज न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में काम शुरू हो चुका है। साइटोप्लाज्म में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। वहीं न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, देयर इज डीएनए रेप्लिकेशन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट। अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले थोड़ी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ जरूरी प्रोटीन्स चाहिए, आरएनए चाहिए, ठीक है, और बहुत सी चीजें होती है जो एक सेल को चाहिए, ठीक है। वो सभी प्रिपरेशंस एस फेज से पहले कहां पे हो जाएंगी बच्चों, जीवन फेज के अंदर हो जाएंगी। बहुत सी प्रिपरेशन लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब एस फेज हो गया, फिर आया आपका कौन सा फेज बच्चों एस के बाद, इट कम्स G2 फेज, G2, ठीक, जीवन 2। यस, तो जीवन दूसरा आ गया, यहाँ पे जीवन नहीं है, सॉरी कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज G2। G2 फेज के अंदर बच्चों दोबारा से प्रोटीन्स बनना स्टार्ट हो जाती है, इस बार किसके लिए, दिस टाइम फॉर एम फेज, क्योंकि आप देखिए G2 के बाद कौन आने वाला है बच्चों, एम फेज। वेरी गुड, तो ये भी एक तरीके का प्रिपरेटरी फेज है फॉर यस, फॉर एम फेज। इतनी तैयारियां चल रही है फॉर एम फेज। क्या है ये एम फेज, क्या होता है इसमें, यही है बच्चों मेन काम। मैं आपको अगर बताऊं, आपका ह्यूमन सेल, अगर एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात करें तो एक ह्यूमन सेल डिवाइड करता है इन 24 आवर्स। कितने घंटों में डिवाइड करता है बच्चों, 24 घंटों में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल की, ह्यूमन सेल। लेकिन आपको पता है उस सेल को डिवाइड करने के लिए, ठीक है, मेन पूरा टाइम निकल जाता है इन केस ऑफ इंटरफेस, सारा टाइम इंटरफेस ले लेता है। लगभग 24 में से 23 घंटे बच्चों, 23 आवर्स किसके पास होते हैं, इंटरफेस के पास, और केवल 1 घंटे के अंदर आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, दैट इज द एम फेज। एक्चुअल सेल डिवीजन वो कहां पे हो रहा है आपका एम फेज में, और ये केवल 1 घंटे में हो जाता है। लगभग 90%, कितना परसेंट बच्चों, 90% ऑफ टाइम इज टेकन बाय दिस इंटरफेस, और रेस्ट 10% कौन लेता है आपका एम फेज। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कितने घंटे कौन सा होता है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। सिर्फ इतना याद कीजिए जितना डाटा मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और चीज एनसीईआरटी में गिवन है, ईस्ट का डिवीजन। ईस्ट का डिवीजन 1.5 घंटे में एक बार होता है, दैट इज इन 90 मिनट्स, ओके। रीड जरूर कीजिए बच्चों, 90 मिनट्स, ओके। नाउ एम फेज विच इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इसके 2 पार्ट्स, इसको 2 डिविजन्स में बांटा गया है। वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड अदर इज साइटोकाइनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोकाइनेसिस, कैरियो वर्ड, दिस इज फॉर nucleus, carrier word is for nucleus and kinesis is the division। तो जब आप अपने क्रोमोसोमल मटेरियल का डबल, मतलब जब आप अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, दैट कम्स इन कैरियोकाइनेसिस, एंड
जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन दैट अकर्स इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो देन कम्स अ सिंसाइशियम कंडीशन, यस, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जैसे कि आप देखते हो इन केस ऑफ एंडोस्पर्म्स ऑफ कोकोनट। यस, वेरी नाइस। तो ये सारी बातें जो भी मैं बोल रही हूं इसको अच्छे से सुनिए और नोट कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहां से मैंने आपको बताया कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या होगा। अब बात है अगर होगा तो क्या होगा, तो एक बड़ा सा आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, बहुत सारे सर्कल्स हैं, अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू, ठीक है। अब ये पूरा के पूरा हम लोग को साइकिल बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम स्किप कर रहे हैं, दिस इज क्यूसेंट स्टेज, ठीक है। क्यूसेंट स्टेज क्या है बच्चों? ये एक इनएक्टिव स्टेज है, ठीक है। हमारी बॉडी का हर एक सेल हमेशा डिवाइड नहीं करता, जैसे हमारे ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स, ये तो डिवाइड ही नहीं करते, जितने हैं उतने ही रहते हैं, राइट। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते बच्चों, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते, बल्कि हमारे स्किन सेल्स भी तभी डिवाइड करते हैं जब उनसे बोला जाए। आप सोचिए, स्किन सेल्स लगातार डिवाइड करते रहेंगे तो ट्यूमर हो जाएगा, कैंसरस कंडीशन, ठीक है। ऐसा तो नहीं चाहते ना हम लोग, राइट। तो हमें क्योंकि वो नहीं चाहिए, सो हमारे सेल्स को कुछ समझदारी वाला काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जहां वो जीवन फेज में थे, जहां उन्हें जीवन मिला था, तो वो लोग कहां चले जाते हैं? साधु हो जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। उन्हें अपने जीवन गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है और जाके तपस्या करने लगते हैं इन दी क्यूसेंट स्टेज। पढ़ के देखिए क्या लिखा है, इट इज द इनएक्टिव स्टेज, सेल्स एग्जिट द जीवन स्टेज, दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। भाई जो साधु बन गया, थोड़ी ना मर गया, वो जिंदा है, क्योंकि उनके अंदर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं। माना वो कई दिनों तक खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, लेकिन अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस तो चल ही रही है ना। रिलेट कीजिए बच्चों, याद कीजिए। सो मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, बिल्कुल ग्रो, मतलब डिवाइड तो करेंगे नहीं सिर्फ, क्यों, कब तक नहीं करेंगे? अनलेस दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक आप नहीं कह देते कि चलो भैया डिवाइड करो, चलो हो गया आपका पूरा साधना खत्म हो गया, अब चलते हैं, तब तक ये बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके इंजरी हो गई, एक छोटा सा कट लग गया, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना सेल मना कर देंगे, नहीं भाई मैं तो अभी अपना साधु वाली स्टेज में हूं, मैं नहीं आऊंगा। प्रॉब्लम हो गई, फिर तो आना ही पड़ेगा उसको। दैट इज द टाइम जहां पे आपके स्किन सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर रिपेयरिंग, यस, फॉर सेल रिपेयर, तब स्किन सेल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा, गलती तो नहीं करोगे। क्वेश्चन जहां आप गलती करते हो वो मैं आपको बता देती हूं, ये इनएक्टिव स्टेज है, ये याद रखिएगा, बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। यहां पे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव लिख करके आपसे गलत कराया जाएगा, पर आप लोग याद रखेंगे, साधु वाली स्टोरी पूरी याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स दी कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस। तो कैरियोकाइनेसिस में बच्चों हम 4 स्टेज पढ़ेंगे, 4 फेजेस पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड देन टीलोफेज। इंटरफेज तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, राइट, रेडी। चलिए फिर पहले इसको नोट कीजिए, ये वाला पार्ट, फिर मैं इसको रब कर रही हूं बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, तो अब पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए प्रोफेज, ठीक है, अच्छे से सारे पॉइंट्स को समझिएगा बच्चों और लर्न कीजिए मेरे साथ। सबसे पहला, मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आपका क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोमल कंडेंसेशन इज स्टार्टेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सेंट्रोजोम मूव्स टू अपोजिट पोल, ठीक है। आपको डायग्राम में जरूर नहीं दिख रहा बच्चों, बट ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो कंफ्यूज होकर के, क्योंकि जब हम पेपर में बैठे होते हैं और हमें डायग्राम याद आ रहा है तो हमें नहीं याद आता कि वहां पे सेंट्रोजोम बनाया था या नहीं बनाया था, लेकिन आप याद रखेंगे क्योंकि आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो अभी अभी एस फेज में हमने कर लिया, इन केस ऑफ इंटरफेज कर चुके हैं ना। तो अब वो जो 2 सेंट्रोजोम बन गए बच्चों, दे मूव टू अपोजिट पोल्स, जो कि आपको दिख रहा होगा इन
एम फेज, देखिए दोनों अपोजिट पोल्स पे चले गए, ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोग यहां से याद रखेंगे दैट सेंट्रोजोम मूव्स टू अपोजिट पोल्स। अगला, ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। एस्टर क्या है बच्चों? ये जो ग्रीन वाली लाइन्स आप देख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। यस, दीज आर कॉल्ड एस्टर्स। याद रखेंगे बच्चों? वेरी गुड। नाउ दीज एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कौन से वाले? वो जो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स से सेंट्रियोल से अटैच हो रहे हैं, दैट मीन्स दीज ब्लैक वन, दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है बच्चों? स्पिंडल फाइबर्स। स्पेस थोड़ा कम है बट स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। तो आपके एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स मिलकर के बनाते हैं योर माइटोटिक अपैरेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है। आप लोग लास्ट लाइन नहीं पढ़ते हैं, लास्ट लाइन जरूर पढ़नी है, दैट एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स टुगेदरली फॉर्म माइटोटिक apparatus. Is that clear? Very good. Now at the end of प्रोफेज बच्चों, सेल को डिवाइड करना है, सोचो, ठीक है। वहां पे क्या होने वाला है? डिवीजन होने वाला है, और सेल, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल भरे पड़े, ठीक है। उनका डुप्लीकेशन पहले हो चुका है G1 G2 के अंदर, राइट। अब G1 G2 में जब बहुत से ऑर्गेनेल डुप्लीकेट कर चुके हैं, लेकिन जगह चाहिए, न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो देखिए एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको सेल के अंदर यू डू नॉट सी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ये अभी गायब हो जाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ टेलोफेज दे रीअपियर। बात समझ में आ रही है? तो ये बात याद रखनी है बच्चों, कौन कौन गायब हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे 4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद करने हो जाएंगे। वीडियो बार बार देखिएगा, एक दिन में एटलीस्ट 3 बार, तो सेल साइकिल, सेल डिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज मेटाफेज। मेटाफेज, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले रेड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूर आया था नीट के अंदर, आप लोग याद करेंगे बच्चों। आप मेटाफेज के अंदर स्टडी कर सकते हैं दी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्यों? बिकॉज दीज आर वेरी क्लियरली विजिबल। मॉर्फोलॉजी कब पढ़ सकते हो आप? जब क्रोमोसोम ढंग से दिखाई दे। तो आपको क्रोमोसोम कौन से स्टेज में अच्छे से दिखाई देता है बच्चों? इट अपीयर्स इन मेटाफेज। एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मॉर्फोलॉजी, अच्छे से याद कीजिए। यस, नाउ पहला पॉइंट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। आपका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो प्रोफेज से ही टूटने लगा है। देखिए न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है और ज्यादा हो गया, जबकि आप देखिए जैसे ही मेटाफेज पे पहुंचा तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो गया। दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स मेटाफेज आपको कब पता चलेगा स्टार्ट हो गया? जहां पे आपको न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखाई देता। There is complete disintegration of nuclear envelope, which marks the beginning of metaphase. Very good. Morphology वाला point अभी मैंने आपको बताया। All chromosomes lie at the metaphasic plate. बच्चों ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है of this phase, that is metaphase, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स एक ही लाइन में आ जाते हैं and this alignment is at the metaphasic plate. बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए इन केस ऑफ मेटाफेज। आपको डायग्राम बहुत अच्छे से घूर घूर के देखना है। क्यों? क्योंकि आपके नीट के अंदर डायग्राम दे करके आपसे पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। आपको अगर नहीं पता ये पिक्चर किसका है तो फिर वही खेल खत्म, क्वेश्चन वही खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले अर्ली प्रोफेज, जहां पे आपको केवल 4 वायर्स दिख रहे हैं याद करने के लिए। लेट प्रोफेज, जहां पे वायर के बंडल बन गए, वायर के बंडल्स बन गए। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, सारे के सारे क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स पे जाने के लिए तैयार है। एस्टर, स्पिंडल फाइबर सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मेटाफेज, ये प्लेट वाला तो बड़ा इजी है, जहां पे ये प्लेट पहुंच जाती है दैट इज मेटाफेज, दैट्स वेरी इजी। नाउ स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट्स टू काइनेटोकोर। आपको पता होगा बच्चों, अ क्रोमोसोम, जैसे हम यहाँ पे क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखिए क्रोमोसोम, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर बच्चों यहां पे इन दी सेंटर यू हैव सेंट्रोमियर, you have centromere and there are 2 flat disc shaped structures
यहाँ पे ये देखिए, ये दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इन्हें बोलते हैं हम क्या, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। कंफ्यूज नहीं होना, सेंटर में सेंट्रोमियर, सेंटर में सेंट्रोमियर और साइड में काइनेटोकोर। बात समझ में आ रही है। आपके जो स्पिंडल फाइबर होते हैं बच्चों, दीज कनेक्ट टू दीज काइनेटोकोर्स। ये देख सकते हैं आप लोग, ये किससे कनेक्ट करते हैं, दीज कनेक्ट टू दी काइनेटोकोर्स। बात समझ में आ गई। बताइए सारे पॉइंट्स ऑफ प्रोफेज एंड मेटाफेज आर दे क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे से याद कीजिए बच्चों इनको। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स एनाफेज एंड टेलोफेज। राइट इट डाउन, कम ऑन। ओके बच्चों, मूविंग अहेड, नाउ वी हैव एनाफेज। एनाफेज ये बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, मेरे ख्याल से आपको इस पर बहुत अच्छे से गौर करना चाहिए। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फेज ऑल्सो नोन एज सेपरेशन फेज। इसको क्या भी बोलते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड सेपरेशन फेज एंड दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फेज याद करना है तो आपको सेपरेशन फेज अच्छे से याद करना चाहिए। क्यों? देखिए डायग्राम के अंदर आपका जो सेंट्रोमियर था बच्चों, अभी मैंने बताया था दैट दिस इज योर क्रोमोसोम, और जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा था दिस वाज सेंट्रोमियर। राइट, ये सेंट्रोमियर बच्चों स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है। दैट मीन्स इसका डिविजन हुआ एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू क्रोमैटिड्स। ये जो आप देख रहे हैं दीज आर टू क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इनको, क्रोमैटिड्स। नाउ दीज क्रोमैटिड्स, ये लोग जहां से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है दैट काइनेटोकोर, दीज आर पुल्ड टूवर्ड्स दी आपका सेंट्रियोल। बात समझ में आ रही है। देखिए इनको खींच लिया यहां से, इनके जो आर्म्स है वो पीछे की तरफ खींचते हुए आ रहे हैं। अच्छा ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। आपका सेंट्रोमियर आगे की तरफ है, आर्म्स पीछे की तरफ है। आप किसी को खींचते हुए लेके जाओगे तो वो आपको इमेजिन करना होगा। राइट, वेरी गुड। सो आपका सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द सेंट्रियोल एंड द आर्म्स आर हैंगिंग बिहाइंड। राइट, वेरी गुड। सो व्हाट आर द पॉइंट्स? नंबर 1 सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, यस वो डिवाइड कर चुका है। सेकंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड सेपरेट हो चुके हैं। थर्ड पॉइंट क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल्स, उन्होंने अपने अपने पोल्स पे जाना शुरू कर दिया है। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे आपने पढ़ा मेटाफेज के अंदर यू कैन स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, इन केस ऑफ एनाफेज यू कैन स्टडी द एनाटमी। ठीक है, आप एनाटमी पढ़ सकते हो ऑफ क्रोमोसोम्स। यस, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर एनाटमी, दैट्स वेरी वेरी इजी, आप यहां से याद कर सकते हैं बच्चों। राइट, इज इट गुड? ओके, वेरी नाइस। एनाफेज का डायग्राम अच्छे से याद कीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रो। अच्छा, जब हम मियोसिस पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम मियोसिस पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे जरूर याद रखेंगे दीज आर सिंगल सिंगल क्रोमैटिड्स। एक क्रोमैटिड है बच्चों, यहाँ पे दो नहीं है, ओनली सिंगल क्रोमैटिड जो दूसरे पोल पे जा रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट इज टेलोफेज, द लास्ट फेज ऑफ एम फेज, दैट इज टेलोफेज। क्रोमोसोम्स, स्पेलिंग गड़बड़ है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स cluster at opposite poles and lose their identity as discrete elements। जहां पे आपको पहले क्रोमोसोम प्रॉपरली दिख रहे थे, अब टेलोफेज में आकर के वो वापस से डीकंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? दे डीकंडेंस एंड फॉर्म अ लूज बॉडी। ठीक है, एकदम लूज हो जाते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर्स, वहां पे आकर के न्यूक्लियर एनवेलप वापस आने लगता है। जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल गायब हो गए थे वो सब रीअपियर करते हैं। सो न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ईआर रीफॉर्म्स। बात समझ में आ रही है बच्चों? न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, यू हैव 2 न्यूक्लियर नाउ। ठीक है, अब किसकी बारी है? साइटोकाइनेसिस। यस, एम फेज का दूसरा पार्ट दैट इज साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब बच्चों एनिमल और प्लांट सेल दोनों में डिफरेंट तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो डायग्राम आप यहां देख रहे हो दिस अकर्स इन एनिमल सेल। ऐसा किस में होता है बच्चों? एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? देयर आर 2 मेथड्स फॉर प्लांट्स एंड फॉर एनिमल्स। In case of animals, there is cell furrow method. There is cell furrow method, जिसमें कि इसका जो
आप आउटर वॉल देख रहे हो बच्चों, ये जो लेयर है इट फॉर्म्स अ फरो। धीरे धीरे करके ये फरो, अब ये बताइए बच्चों, क्या ये बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है या अंदर से बाहर? यस, इट इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस तरीके से ये फरो बनने लगती है और धीरे धीरे करके ये दो सेल अलग हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा होता है इन केस ऑफ एनिमल्स। जबकि प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम ये प्लांट का बना लेते हैं सेल यहाँ पे, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर ये आपका दो न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर देयर इज सेल प्लेट मेथड। यहाँ पे कौन सा मेथड है बच्चों? देयर इज सेल प्लेट मेथड, जहां पे सेल के अंदर प्लेट बनने लगती है। इट इज फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर से बाहर की तरफ ये प्लेट बनेगी और जब ये प्लेट पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो ये यहां से अलग हो जाएंगे एंड इट विल रिजल्ट इनटू टू सेल्स। आपको क्या याद रखना है? यू हैव टू लर्न दैट इन केस ऑफ एनिमल्स देयर इज सेल फरो मेथड एंड इन केस ऑफ प्लांट्स वहां पे क्या होता है? देयर इज यस सेल प्लेट मेथड। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, दैट मीन्स आपका एम फेज पूरा क्लियर हो गया। बताइए इस सब में कोई डाउट? बताइए बच्चों, कोई भी डाउट नहीं है? चलिए अब मुझे ये बताइए माइटोसिस क्यों होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? क्या जरूरत है माइटोसिस करने की? तो सबसे पहला है इज सेल ग्रोथ। आपको माइटोसिस क्यों जरूरी है बच्चों? फॉर सेल ग्रोथ। सेकेंड इज फॉर सेल रिपेयर। दूसरा काम क्या है? सेल की रिपेयरिंग करना, ठीक है, बॉडी की रिपेयरिंग करना, कहीं पे भी कोई भी कट है उसको रिपेयर करना। थर्ड इज टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। आपका सेल जब ग्रो करता है तो उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको रीस्टोर करने के लिए। किसी भी सेल के अंदर बच्चों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का क्या रेशियो होता है? दैट इज द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। जब सेल ग्रो करता है तो वो इंडेक्स गड़बड़ा जाता है एंड दैट्स व्हाई टू रीस्टोर इट, उसको वापस मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू गो फॉर माइटोसिस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने स्किप कर दी, दैट इज माइटोसिस कौन से सेल्स में होता है? इन केस ऑफ एनिमल्स माइटोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होता है। अच्छे से सुन लीजिए, नोट भी कीजिए बच्चों। इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल्स एनिमल्स के अंदर, ठीक है, एनिमल्स के अंदर केवल डिप्लॉइड सेल्स में, जबकि प्लांट्स के अंदर माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स। इज दैट क्लियर? नोट किया ये वाला बात? दोबारा बोलूं, रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू मियोसिस। इतना वाला पोर्शन में कोई भी दिक्कत बच्चों? माइटोसिस पहले अच्छे से लर्न करो, चाहो तो वीडियो यहाँ पे पॉज करो एंड रीड एनसीईआरटी कंप्लीटली। कम ऑन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन मियोसिस। चलिए यहां तक नोट कीजिए बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू मियोसिस। मियोसिस ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है आप लोगों को माइटोसिस से, मुझे पता है, बट आप लोग को क्या करना है? आपको बस की पॉइंट्स याद करने, आपका क्वेश्चन बन जाए, बाकी किसी चीज के पीछे नहीं भागना। आप पूरा साल भर सब कुछ आपने पढ़ा है, पूरा डिटेल्स आपके पास है बच्चों, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप की पॉइंट्स याद करें और क्वेश्चन क्रैक करें। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ स्टार्ट करते हैं। मियोसिस के बारे में बड़ी खूबसूरत 3 लाइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से एक फिल इन द ब्लैंक पहले भी आ चुका है, तो इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। देखिए बच्चों क्या लाइन है? मियोसिस इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। कैसा फेज लाता है ये? हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वेयरएज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए मियोसिस की वजह से आपका डिप्लॉइड सेल गेट्स कन्वर्टेड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। आफ्टर डिविजन यू हैव 4 हैप्लॉइड सेल्स, राइट? बट अब हमारे बॉडी के तो मैक्सिमम सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है। बात समझ में आ रही है? तो हमें उस डिप्लॉइडी को वापस रीस्टोर करना है, वापस अपने बॉडी में डिप्लॉइड फेज लेके आना है। तो उसमें हमारी मदद कौन करता है? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि आप दो गैमेट्स को फ्यूज करते हो तो यू गेट ज़ाइगोट विच इज अगेन अ डिप्लॉइड सेल, राइट? तो हमें हैप्लॉइड सेल चाहिए, तो क्या कराना है? मियोसिस। और वापस से डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर करना है, देन यू नीड व्हाट?
फर्टिलाइजेशन। तो इन्हीं दो जगहों पर अंडरलाइन करके फिलअप आया था बच्चों, तो आपको अच्छे से याद करना है। हो सकता है इस बार यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए डिप्लॉइड और हैप्लॉइड पे, तो ये आप अच्छे से याद करेंगे बच्चों, दैट मियोसिस इंश्योर्स प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वेयरएज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। याद हो जाएगा? वेरी नाइस, कम ऑन नाउ। जितना आसान माइटोसिस था उतना आसान मियोसिस नहीं है, क्योंकि मियोसिस के अंदर मियोसिस को दो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर रखा है दैट मियोसिस 2 इज कंप्लीटली सिमिलर टू योर माइटोसिस, एकदम वैसा ही है, बट मियोसिस 1 इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर मैं पूछूं विच इज द लॉन्गेस्ट इन बोथ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो आपको सीधा सीधा पता है दैट मियोसिस 1 ज्यादा लंबी होती है, राइट? इट इज द लॉन्गेस्ट वन। मियोसिस 1 को बच्चों 4 फेजेस में डिवाइड किया है, अगेन डिवाइडेड इन 2 स्टेजेस, 4 फेजेस। नंबर 1 प्रोफेज 1, नंबर 2 मेटाफेज 1, नंबर 3 एनाफेज 1 एंड नंबर 4 टीलोफेज 1। वही मियोसिस 2 को भी डिवाइड किया गया है इनटू प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1 से, जिसमें भी प्रोफेज 1 से। प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, राइट? मियोसिस 1 का और मियोसिस का सबसे लंबा जो फेज है बच्चों, दैट इज प्रोफेज 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोफेज को ही 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। आई एम सॉरी, बहुत सारी स्टेजेस हो रही है, बट ये क्या कर सकते हैं, लर्न तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए लर्न करते हैं। सबसे पहली स्टेजेस लेप्टोटीन। सबसे पहला कौन सा बच्चों? लेप्टोटीन। नेक्स्ट इज जाइगोटीन, नेक्स्ट इज पैकिटीन, नेक्स्ट इज डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। मेरी एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों इन 5 स्टेजेस को लर्न करने के लिए। दिस इज लालू, जाए, प्रियंका, दीपिका, देखने। ठीक है, उनकी मूवी आई है प्रियंका और दीपिका की, कौन सी? यस, आपको मूवी का नाम पता है। ठीक है, सो लालू जी जा रहे हैं, तो लालू जाए, प्रियंका, दीपिका, देखने। इट्स जस्ट अ ट्रिक, आप याद करना चाहें ऐसे तो कर सकते हैं, और सीधे सीधे याद है तो वैसे भी चल सकता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज योर लेप्टोटीन। बहुत छोटी होती है लेप्टोटीन, इसमें बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, 2 ही पॉइंट से। चलिए देखते हैं क्या है। पहला, क्रोमोसोम्स बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। आपको क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगते हैं बच्चों। एंड कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। प्रोफेज 1 में मेन काम क्या हो रहा होता है बच्चों? इट इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, तो वो चल ही रहा है, वो नहीं भूलना हमको। पूरे प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम चल ही रहा है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर इज कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, इजी है दोनों पॉइंट्स, अच्छे से बार बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जाइगोटीन। ठीक है, जाइगोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही खास स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बाकी कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग। सबसे पहले आपको पता है, पहली बात तो मियोसिस डिप्लॉइड सेल्स में होने वाला है बच्चों। डिप्लॉइड सेल्स को ही हैप्लॉइड करोगे ना, हैप्लॉइड को n/2 तो नहीं कर सकते, यू हैव टू गो फॉर डिप्लॉइड सेल्स 2n टू बिकम n। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात ये है दैट इन केस ऑफ ह्यूमंस यू हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? यस, 23 पेयर्स, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स, राइट? अब ये बताइए, ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, इन दिस यू हैव 2 क्रोमोसोम 1, 2 क्रोमोसोम 2, 2 क्रोमोसोम 3 एंड सो ऑन। यानी हर एक क्रोमोसोम के 2, यानी एक पेयर है आपके पास, 2 मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे आगे मिरर लगा दीजिए तो आपको 2 मैम दिखाई देंगी। ठीक है, हम एकदम आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो हम आज से, मेरी जो कॉपी है जो मिरर में आपको दिख रही है, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। हम दोनों क्या है बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन दोनों? जो मिरर में मेरा रिफ्लेक्शन है, दैट इज दी सेकेंड वन, राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही पेयर्स होते हैं ऑफ ऑल दी 23 क्रोमोसोम। अब अगर आप 2 क्रोमोसोम को आमने सामने, मिरर लगा दीजिए, आमने सामने खड़ा कर रहे हैं, इट लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ पेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या होने लगा बच्चों? यहाँ पे पेयरिंग होने लगी ऑफ ऑल दी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए।
chromosome starts pairing together. This is synapses. Important, synapses. See, याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैम ने मिरर लगाया था, जा करके जाइगोटीन, जा करके लालू जाए है ना, जा करके मैम ने क्या लगाया, मिरर. मैम का नाम क्या है, स्वस्ति, राइट. तो एस मेरे नाम से ही याद रखेंगे. मेरे ही यहाँ पे मेरे वाले स्टेज में क्या हो रहा है आपका, सिनेप्सिस. एस फॉर सिनेप्सिस. याद करेंगे. याद करने के लिए ट्रिक्स है बच्चों, और क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है. आपका नाम अगर एस से है तो आप एस से याद कर सकते हैं. दैट एस वाली सारी चीजें कहाँ होंगी, जाइगोटीन के अंदर होंगी, ठीक है. चलिए, सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. देखो, आप बहुत देर तक अपने आप को मिरर में देखते रहिए तो एक ऐसा लगता है ना, यार आज अच्छी लग रही हूं मैं, या अपने आप को बोलते आज अच्छा लग रहा हूं मैं, ऐसा होता है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप जो बन जाता है आप लोग के बीच में. हाँ, विद द मिरर. यस. सो दिस इज कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. याद करने के लिए बच्चों, थियोरी आप पूरा पढ़ चुके हो, हमको सिर्फ रिवाइज करना है और याद करना है. सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. अगेन मेरा नाम तुम्हें काम आएगा, स्वस्ति चौधरी, राइट. सो यू गेट SC, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. हाँ, मतलब क्या करें, याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, ठीक है. सो द स्ट्रक्चर सीन, जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड. बट ये स्ट्रक्चर इस स्टेज में क्लियरली विजिबल नहीं होता. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये स्ट्रक्चर दिखने लगता है इन बाइवेलेंट एंड टेट्राड, ये दिखने लगता है, बट इट इज नॉट क्लियरली विजिबल. इट बिकम्स क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ पैकिटीन. यस. मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेज, दैट इज पैकिटीन. इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट. जो दो क्रोमोसोम्स आप लोग देख रहे हैं, एक मिरर के अंदर और एक मिरर के सामने, ठीक है. ये दोनों क्रोमोसोम्स के पास कितने क्रोमैटिड्स है बताइए. मेरे पास कितने क्रोमैटिड्स है. इन अ सिंगल क्रोमोसोम हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर देयर. यस, 2 क्रोमैटिड्स. देखिए, अभी बताया था मेरे बच्चों, ये 2 क्रोमैटिड है आपके पास. You have 2 chromatids. This is chromatid 1 and this is chromatid 2. You have 2 chromatids. और ये दोनों sister chromatids है, बहनें हैं, ठीक है. और जो सामने आपको दिख रहे हैं, these are homologous chromosomes. These are homologous chromosomes. Very good. So the 4 chromatids of each bivalent. Bivalent ये दोनों bivalent है, लेकिन आप दोनों देख रहे हैं, these are tetrad. ठीक है, 4 क्रोमैटिड्स दिख रहे हैं. दैट इज सो क्रोमोसोम फॉर 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयर्स डिस्टिंक्ट, क्लियरली दिखता है, एंड क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड. तो बच्चों आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन में आए दैट इन विच स्टेज टेट्राड और बाइवेलेंस आर क्लियरली विजिबल, आंसर इज गोइंग टू बी पैकिटीन और पैकिटीन. बात समझ में आ गई. Very good. Moving on to next point, the stage is characterized by the appearance of recombination nodule. बच्चों important है, इस स्टेज के अंदर आपको recombination nodule देखने को मिलता है. सॉरी. इसी के साथ इसी स्टेज में होती है क्रॉसिंग ओवर. अब बच्चों यहां से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ये क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होती है. इट अकर्स बिटवीन, चलिए देखिए, गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे यहां टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको, यहां ड्रॉ करूं, ये आपका पहला क्रोमोसोम, ठीक है. और अब बनाते हैं इसकी सिस्टर. ये है सिस्टर, यानी क्रोमोसोम की बहन. बट दिस इज नॉट क्रोमैटिड, दिस इज दी होमोलोगस क्रोमोसोम. ये दोनों क्या है बच्चों, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स. These are homologous chromosomes. अब ये बताइए, ये जो दोनों की दोनों ब्लैक वाले मार्कर से जो आपको 2 क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे बच्चों, these are sister chromatids. ऐसे ही ग्रीन वाले क्रोमोसोम के अंदर आपको 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखाई दे रही है बच्चों, एक ये वाली और एक दूसरी वाली. एक काम करते हैं, इसको शेड कर देते हैं, ठीक है. दिस इज वन क्रोमैटिड और द वन विच इज अनशेडेड, जो शेडेड नहीं है, which is not shaded is second sister chromatid. Same for the black one, right? चलिए
ये ब्लैक वाले में भी मैं यहाँ पे शेड कर देती हूँ, ये वाली आपकी एक क्रोमैटिड और जो दूसरा वाला है दैट इज दी सेकेंड क्रोमैटिड। ये एक क्रोमैटिड है, ये सेकेंड क्रोमैटिड है। अब बच्चों क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो प्लीज पे अटेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बच्चों। आपके होमोलोगस क्रोमोसोम यानी आइदर इट मे बी क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, ठीक है, दो क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स तो ग्रीन वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक। सो ग्रीन एंड ब्लैक वाले ये जो है दिस इज क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये नहीं याद किया तो क्या किया, ठीक, तो याद कर लेंगे इस वाली लाइन को। अब जो आपका क्रॉसिंग ओवर है बच्चों, इट इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। यहाँ पे हमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जो कि इस प्रोसेस को कंप्लीट कराए, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। आप देखिए रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल बन रहा है, उससे याद रखेंगे द एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। मूविंग ऑन टू फोर्थ स्टेज, द लॉन्गेस्ट ऑफ प्रोफेज 1, द डिप्लोटीन, ठीक है। डिप्लोटीन इज its beginning is recognized by the dissolution of synaptonemal complex। important बच्चों, जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बना था वो यहाँ पे आके डिसॉल्व होने लगता है। देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, एक्सेप्ट एक जगह से नहीं होगा जहां पर क्या हुई थी बच्चों? क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब वहां से आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं होता, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। यहां पे क्या बन जाता है बच्चों? एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड कियास्मेटा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कियास्मेटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है बच्चों? डिप्लोटीन। यस, डिप्लोटीन। बात समझ में आ गई? अब एक और सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लाइन जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, आपके रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से भी रिलेटेड है। व्हाई? In oocytes of some vertebrates, diplotin can last for few months to years। आप अगर ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस के अंदर आपका जो oocytes होते हैं, याद है, फीमेल के अंदर, फीमेल जो प्रेग्नेंट मदर है उसके अंदर अगर फीमेल फीटस है तो उसके अंदर ओगोनिया एट द टाइम ऑफ बर्थ बन चुके होते हैं, बाद में नहीं बनते, ठीक है। प्राइमरी oocytes मतलब पहले से ही होते हैं। सो दीज आर बिकॉज, क्योंकि वो उसी स्टेज में बन जाते हैं, तो वो यहाँ पे आपको रिलेट करना है। बाकी हम चैप्टर जब पढ़ेंगे दोबारा मैं आपको बता दूंगी। ये वाली लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इन केस ऑफ oocytes ऑफ सम vertebrates, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर फ्यू मंथ्स टू ईयर्स। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लास्ट स्टेज दैट इज डायकाइनेसिस या डायाकाइनेसिस। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। यस, क्योंकि मेटाफेज 1 बच्चों, यहाँ पे 1 भी आएगा, मेटाफेज 1। ऐसा क्यों आप बताइए? अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के बाद क्या आने वाला है? मेटाफेज 1। यस, तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेज है, इट शोज यू द ट्रांजिशन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज दी मेटाफेज 1। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, क्योंकि आप लोग क्या गलती कर देते हैं, वहां पे ऑप्शंस होंगे और आप लोग हमेशा कंफ्यूज होकर गलत हो जाते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे दैट ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1 इज मार्क्ड बाय डायकाइनेसिस। नेक्स्ट, देयर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। कियास्मेटा अलग अलग होने लगता है बच्चों। देयर इज टर्मिनलाइजेशन, दैट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, याद करेंगे। टर्मिनलाइजेशन कौन से स्टेज में होता है? डायकाइनेसिस। वेरी गुड। इसके अलावा क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड, पूरे के पूरे आपका जितना भी प्रोफेज 1 चल रहा है बच्चों, मेन काम है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, जो तो चल ही रहा है, राइट। सो देयर इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड द माइटोटिक स्पिंडल। आपके जो माइटोटिक स्पिंडल्स है, दीज आर ऑल्सो असेंबल्ड टू प्रिपेयर
होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। पहले तो क्या होगा, पहले मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर ये पूरे की पूरे 46 chromosomes they line on the metaphysic plate. Then in case of anaphase they get separated, and in telophase you get 2 cells of haploid nature. Yes, those were haploid cells. पहले आप इतना नोट कीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 से तो बहुत इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, बाइवेलेंस क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। सबसे पहले जितने भी बाइवेलेंस अभी अभी हमारे बने, दैट इज द 2 क्रोमोसोम्स। जो हमारे 2 क्रोमोसोम्स थे बच्चे, जो आमने सामने थे, ये सारे की सारे 23 पेयर्स कहां पे जाके लग जाएंगे, आपके इक्वेटर के ऊपर। कहां पे जाके लग जाएंगे, आपके इक्वेटर के ऊपर लग जाएंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट प्लेट, है ना। वो प्लेट बन जाएगी जहां पे सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए। नाउ माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे पहले भी हो रहा था बच्चों। चलिए इमेजिन कीजिए मेरे साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत गौर कीजिएगा बच्चों। कम ऑन एवरीबॉडी, देखिए यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम्स आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यस, दीज आर द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपके आ गए ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अब इनके जो काइनेटोकोर्स है बच्चों, इनके क्या काइनेटोकोर्स, यस, ये देखिए ये काइनेटोकोर, दीज गेट अटैच टू दी आपका सेंट्रियोल। बात समझ में आ गई बच्चों, काइनेटोकोर से किससे अटैच हो जाएंगे, सेंट्रियोल। यस, नीचे भी है, तो इस तरीके से ये आपके अटैच हो गए टू दी सेंट्रियोल। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ एनाफेज 1, एनाफेज 1 के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। इसके अंदर जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी ये दोनों भाई भाई थे, अलग हो जाएंगे बच्चों। दे मूव टू अपोजिट पोल्स। एनाफेज के अंदर सेपरेशन होता है। यस बच्चों, सेपरेशन होता है। पर मुझे ये बताइए, क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हो रहा है? हियर यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है, एक क्रोमोसोम नीचे जा रहा है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों, वो जैसा था बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एनाफेज 1, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है इन नीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रोमियर डू नॉट डिवाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट दी सेंट्रोमियर, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ नहीं, सिस्टर्स एकदम एक साथ हैं। तो ये क्रोमोसोम मूव करेगा अपोजिट पोल पे, ये भी मूव करेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? द सेपरेशन फेज, एनाफेज 1। वेरी गुड। नाउ टीलोफेज 1, वही हर बार टीलोफेज में क्या होता था, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो वापस आ जाएंगे। तो वही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर्स, राइट। अब बच्चों आफ्टर दी डिवीजन क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। आपका न्यूक्लियस डिवाइड किया है अभी अभी। अब इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। एक चीज गौर कीजिए बच्चों, अब जो आपके 23 क्रोमोसोम्स थे, ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे जो अपोजिट पोल्स पे चले गए, ठीक है, यहां पे क्रोमोसोमल रिडक्शन हुआ है। 23 ऊपर 23 नीचे, 2 अलग अलग न्यूक्लियस। यहां पे सेल 2n से nn हो चुका है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो चुका है। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि मियोसिस के अंदर यू गो फॉर दी हैप्लॉइड सेल्स। यस, कम ऑन। साइटोकाइनेसिस फॉलोज दिस इज नोन एज डायड ऑफ सेल्स। जो 2 बन गए वो क्या है बच्चों, डायड ऑफ सेल्स। 2 है ना, तो डायड। क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज। अब बच्चों क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था टीलोफेज के अंदर वो जो क्रोमोसोम थे, दे बिकम डीकंडेंस्ड। जो कंडेंस हुए थे दे अगेन डीकंडेंसेस। बट हमें तो अभी मियोसिस 2 में जाना है, एक और डिवीजन करना है, इसीलिए ये क्रोमोसोम्स उतने ज्यादा डीकंडेंस नहीं होते हैं। ये वही लाइन है, गौर कीजिए। क्रोमोसोम्स डू नॉट रीच एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। क्लियर है? जैसे इंटरफेस के अंदर हो जाता था वैसा बिल्कुल नहीं है।
अब बच्चों मियोसिस 1, मियोसिस 2, इनके बीच के ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरकाइनेसिस। बट इट इज वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एंड देयर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे कोई डीएनए रेप्लीकेशन नहीं हुआ है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देयर इज नो रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन इंटरकाइनेसिस। एक चीज बहुत अच्छे से याद करो बच्चों, माइटोसिस के अंदर देयर वाज वन टाइम डीएनए रेप्लीकेशन एंड वन टाइम डिवीजन, बट इन केस ऑफ मियोसिस हियर देयर इज 2 times डिवीजन बट ओनली 1 time डीएनए रेप्लीकेशन। डीएनए रेप्लीकेशन केवल एक ही बार हुआ था, वो भी मियोसिस 1 से पहले। मियोसिस 2 से पहले कोई डीएनए रेप्लीकेशन नहीं होगा बच्चों। बात समझ में आ गई? देयर आर 2 divisions बट ओनली 1 time डीएनए रेप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, शाबाश। तो बताइए साइटोकाइनेसिस का कोई दिक्कत? मियोसिस 1 थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग जब बहुत की पॉइंट्स को अच्छे से एक बार याद कर लोगे और फिर क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा क्रोमोसोम कैसे जा रहा है, कैसे टेट्राड बन रहा है, उस सब की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए सिर्फ याद कीजिए और क्वेश्चंस कीजिए। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। मियोसिस 2 विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू माइटोसिस। मैं ऐसा बोल करके इसको यहाँ खत्म कर सकती थी, बट मुझे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो है एक एनाफेज 2 में, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपके पास क्वेश्चन आएगा इन केस ऑफ मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स इन। ऑप्शन में पहला होगा एनाफेज, दूसरा होगा एनाफेज 1, तीसरा एनाफेज 2 और थर्ड होगा बोथ 1 and 3। आंसर क्या होगा बच्चों? मियोसिस के अंदर केवल एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाकी चीजों को नहीं याद करते हैं और ये वाली बात मैं कहूं स्टार की पावर 100, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? याद कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट लास्ट स्टेज दैट इज योर टीलोफेज 2। हियर द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, यू गेट 4 cells ऑफ हैप्लॉइड नेचर। आपके पास 4 cells हैं, चारों के चारों कैसे हैं? हैप्लॉइड। हमने स्टार्ट किया था विद सिंगल डिप्लॉइड सेल्स और एंड में हमारे पास कितने सेल्स हैं? 4 cells विच आर हैप्लॉइड। बात क्लियर है? वेरी गुड, शाबाश। सो एक टफ चैप्टर, बट थोड़ा सा आप एफर्ट डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, जैसे मैंने माइटोसिस में बताया था, इट वाज फॉर सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर एंड टू मेंटेन द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। वैसे ही यहाँ पे आपके पास 3 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस है ऑफ मियोसिस। पहला है कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। आप नहीं चाहते बच्चों, देखो यहाँ पे क्या होता है, 2n से n बनना है। अगर आप यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही माइटोसिस वाला डिवीजन करते रहेंगे तो आपको कभी हैप्लॉइड सेल मिलेगा ही नहीं। आपका मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में हो रहा है, क्योंकि डिप्लॉइड से ही आप हैप्लॉइड बना सकते हो। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का कंजर्वेशन हो रहा है। दूसरा, देयर इज रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद रिडक्शन नहीं होगा तो गैमेट्स तो कभी नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है? यस। So meiosis is responsible for reduction of chromosome number by half. 2n से n होता है, not 1/4, not 1/6, it's 1/2. It's 1/2. Yes. Next, it increases genetic variability, क्योंकि आपने यहाँ पे recombination देखा था, that was आपके नए नए वेरिएशंस यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मियोसिस से आपको जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है, जिसका एक बहुत अच्छा यूज इवोल्यूशन में भी है, क्योंकि जब वेरिएशन आते हैं तो इवोल्यूशन होता है, राइट? आप इस चैप्टर की एनसीईआरटी जरूर रीड कीजिए विद दी समरी, ठीक है? आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है? अभी इस लेक्चर में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि आपको चैप्टर में ही दिक्कत होती है, इसीलिए पहले मैंने चैप्टर पढ़ा दिया। बात क्लियर है? अब आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? और भी कोई दिक्कत है तो बताइए। नो दिक्कत? थैंक यू वेरी मच।